So, hi everyone, I am Sasinath Jha and welcome back to the channel Pro Classes। तो यार स्मार्ट शॉर्ट रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, इस सीरीज में हम साइंस के सभी चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत स्टूडेंट्स का फेवरेट चैप्टर रहता है। ठीक है, जो कि है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी नेक्स्ट जनरेशन कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा यार आपका क्या बोलते हैं एनसीईआरटी का सिलेबस है, जिसमें से कि सबसे पहले हमें जानना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। उसके दो टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल सेक्सुअल। असेक्सुअल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो समझना है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें समझना है प्लांट्स के केस में, देन एनिमल्स में, ह्यूमंस के केस में, एंड लास्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें देखना है। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमारा बोर्ड का सिलेबस है, सेम चीज है, डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है बस। सबसे पहले रिप्रोडक्शन को समझने से पहले कि असेक्सुअल सेक्सुअल क्या होता है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे चार्ल्स डार्विन थे वो यार ये बोलते थे कि जैसे हम दिखते हैं ना अभी, हम ऐसे ही एग्जैक्ट अर्थ पे नहीं आए हैं। हमारे अंदर क्या है, चेंजेस आते 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 लिविंग ऑर्गेनिज्म से चेंज आते 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 हम ह्यूमंस आए हैं अर्थ पे। ठीक है, वो ये बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स पहले आए, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फिर आपके यूकैरियोट्स आए, यूकैरियोट्स में और डेवलपमेंट आता गया, डेवलपमेंट को नाम उन्होंने दिया वेरिएशन, वेरिएशन आता गया, वेरिएशन आते आते आपके ह्यूमंस बने। ठीक है, इसी फॉर्मेट को अगर हम लगाएं रिप्रोडक्शन पे, तो रिप्रोडक्शन भी स्टार्टिंग में किस तरह से होता था, बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से होता था कि जो आपका सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एग्जांपल में अमीबा। अमीबा क्या करता था कि आपका जो आपका एक पेरेंट बॉडी रहेगा वही टूट के दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो दो डॉटर सेल्स बने दो, वो एकदम आइडेंटिकल रहते थे एक दूसरे के, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी रहते थे। तो होता क्या था कि अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता था, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा अचानक से कुछ गलत चेंज आ गया, तो पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे गॉड ने, ठीक है, हमारे नेचर ने ये क्रिएट किया कि अब क्या होगा, मेल फीमेल बॉडी होगा, वो दोनों अपने सिक्रेशन निकालेंगे, गैमेट्स निकालेंगे, फिर मर्ज होकर जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसमें दो चीजों के फीचर्स रहेंगे। ठीक है, तो जो नया जनरेशन बनेगा उसमें वेरिएशन आएगा, एंड वेरिएशन जो आएगा वो इस बेसिस पाएगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इससे जो क्या हुआ, ये भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये आपका एक्वेटिक लाइफ में है, एंड ये है हमारा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में है। इनमें भी कुछ कमियां रही, उसके बाद हमारा इस तरह का सिस्टम आया जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, इसमें देखोगे ध्यान से तो इसमें भी एक वेरिएशन आया है, एक इवोल्यूशन आया है, इवॉल्व हुआ है सारी चीजें। ये चीजें हो पाई किसकी वजह से, वेरिएशन की वजह से। और ये वेरिएशन कब क्यों हो पाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, ये हमारा यार कुछ फ्यूचर है, ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। इसमें ध्यान से देखोगे तो जो अगर इंसानों की बात करोगे ना यार, तो इंसान क्या होता है, हमारा देखने में तो एक जैसे लगते हैं, सेम सेम, लेकिन हम एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर पैदा हुए हैं, एंड साथ में हमारा जो डीएनए रहता है वो जब कॉपी करता है खुद को, जो नया डीएनए बनाता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। तो ये वेरिएशन के कारण ही अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अगर वेरिएशन नहीं आता, अमीबा की तरह रिप्रोडक्शन हो रहा होता, तो अर्थ पे लाइफ खत्म हो चुकी होती। तो ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम को हमने नाम दिया क्या, इस तरह के सिस्टम को हमने नाम दिया असेक्सुअल, और इस तरह के सिस्टम को नाम दिया सेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन हमारा दो तरह का होता है, एक रहता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक रहता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि आपका पेरेंट बॉडी खुद टूट के चाइल्ड बॉडी बना लेगा, ठीक है, डॉटर सेल्स बना लेगा। लेकिन सेक्सुअल के केस में क्या होगा कि यार गैमीट्स बनेंगे, मेल बॉडी फीमेल बॉडी, दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, उससे जाके नेक्स्ट जनरेशन बनेगी। ठीक है, इसमें एग्जांपल अमीबा का एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल है ह्यूमंस का। ह्यूमंस में देख सकते हो मेल फीमेल है, दोनों ने आपस में फ्यूज किया। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन जो आपके गैमीट्स होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स। फिर जब 23 क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं तो 46 फिर से आपका क्रोमोसोम्स का वो मेंटेन हो गया, 46 क्रोमोसोम्स, देन चाइल्ड बन जाता है। अगर हम बात करें असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों की, तो असेक्सुअल में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। एग्जांपल है फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। देन प्लांट्स के केस में है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये भी आपका नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। नेचुरल में है स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू, रूट्स के थ्रू। आर्टिफिशियल में है लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड टिश्यू कल्चर। एक एक करके समझते हैं। फिजन मतलब क्या होता है, फिजन मतलब पढ़ के समझ में आ रहा है कि पेरेंट बॉडी है वो टूट के चाइल्ड बॉडी बना लेगी। तो बाइनरी मतलब क्या, दो बॉडी बनेंगे चाइल्ड बॉडी। क्या एमीबा और लेशमेनिया क्या करते हैं कि आपका लेस दोनों में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी जो रहता है वो टूट के दो चाइल्ड बॉडी बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। एक होता है मल्टीपल फिजन, यानी कि पेरेंट बॉडी जब टूटेगी ना तो बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाएगी, तो ये मल्टीपल फिजन हुआ है। ठीक है, ये होता है हमारा प्लाज्मोडियम के केस में। अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन का, फ्रेगमेंटेशन मींस क्या होता है कि एक आपका मेन बॉडी है वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, एंड जितने फ्रेगमेंट्स बने हैं वो फिर से डेवलप होकर नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। देन है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या कि आपकी कोई फ्रेगमेंटेशन किसके केस में होता है, स्पाइरो गायरा के केस में होता है, ये आपका एलिगाई का एक एग्जांपल है।
रीजनरेशन मीन्स क्या कि आपकी जो मेन बॉडी होगी उसमें कुछ दिक्कत, वो आपको मान लो कि उसमें कुछ दिक्कत आया एंड वो टूट गया बीच से, ठीक है, तो जो भी पार्ट आपका टूटा है ना, वो टूटा हुआ पार्ट क्या होगा, फिर से रीजनरेट हो जाएगा नई बॉडी में, ठीक है। इसका एग्जांपल है प्लेन एरिया का। देन हम देखते हैं बडिंग का। बडिंग मतलब क्या होता है कि पेरेंट बॉडी में एक बड निकलेगा। बड मतलब एक जैसे होता है ना फ्लावर्स में बड निकलता है नया नया, प्लांट्स में ऐसे ही बड निकलेगा। जब वो बड थोड़ा सा आपका मैच्योर हो जाएगा तो वो डिटैच होकर नया हाइड्रा बना लेगा। हाइड्रा के केस में भी बडिंग होती है एंड देन यीस्ट के केस में भी बडिंग होती है। देन है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इन सबसे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि यार मेन बॉडी जो है, मेन बॉडी में एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि स्पोरेंजियम कहलाता है। स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। जब वो स्पोर्स थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम फट जाता है, सारे स्पोर्स निकलते हैं एंड जब स्पोर्स को अच्छा मीडियम मिलता है तो वहां पे जाके वो नया अपने नया जनरेशन तैयार कर लेता है वो स्पोर्स। ये होता है हमारा राइजोपस के केस में। राइजोपस एक फंगाई का एग्जांपल है। तो ये था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में दो तरह से होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल में अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ होता है स्टेम के थ्रू, कुछ होता है हमारा लीफ बर्ड्स के थ्रू, कुछ होता है हमारा रूट्स के थ्रू। तो पोटैटो में ध्यान से देखोगे तो पोटैटो को कहीं पे रख दो कुछ दिनों के लिए तो उसमें से स्टेम्स निकलते हैं। उस स्टेम को मिट्टी में डाल दो तो उस स्टेम से नए आलू निकल जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्वीट पोटैटो की तो स्वीट पोटैटो में देखो ध्यान से, ये आपका मेन प्लांट है, उसमें से जितने भी रूट्स निकलेंगे ना, उन रूट्स से क्या निकलेगा, नया आपका स्वीट पोटैटो, यानी कि क्या अल्वा बोलते हैं शायद से, इसमें से आपका वो निकल जाएगा स्वीट पोटैटो, ठीक है। देन है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में क्या होता है कि प्लांट के पत्ते के साइड साइड में बर्ड्स बनते हैं नए। जब वो पत्ता टूट के ब्रायोफिलम के नीचे गिर जाता है एंड बर्ड्स थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं तो वो जितने भी बर्ड्स है ना, वो बर्ड्स नया ब्रायोफिलम का प्लांट बना लेंगे अगर उन्हें मीडियम अच्छा मिला, ठीक है, सराउंडिंग अच्छी मिली तो। देन है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग मीन्स क्या कि दो आम के पेड़ है, एक है हमारा अच्छा मीठा फल देता है, एक है हमारा थोड़ा बड़ा आम देता है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से इस तरह से मर्ज करके नया प्लांट ग्रो करवा लेंगे। उस प्लांट में दोनों फीचर्स ऐड हो जाएंगे। ये ग्राफ्टिंग होता है। कटिंग मीन्स क्या कि हम प्लांट्स को एक पार्ट कट कर देंगे एंड उससे एक नया प्लांट बना लेंगे, ये कटिंग में आता है। लेयरिंग मीन्स क्या कि मेन प्लांट जब हमारा मिट्टी में चला जाएगा तो एक नई लेयर बन जाएगी, वहां से भी रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे एंड वो नया प्लांट बन जाएगा। देन है हमारा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मीन्स क्या कि हम प्लांट्स में से एक टिश्यू निकालेंगे, उस टिश्यू को हम ग्रो करवाएंगे आर्टिफिशियल मीडियम में, ठीक है। ये एक तरीका है। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो लेयरिंग का एग्जांपल है जैस्मिन ग्रासेस, ग्राफ्टिंग का एग्जांपल है एप्पल मैंगो, कटिंग का है रोज, टिश्यू कल्चर का है ऑर्किड्स। यार ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, है तो ये आपका एक तरह का क्या बोलते हैं, एक तरह का नहीं यार, है तो ये आपका एसेक्सुअल मोड जिसमें कि वेरिएशन नहीं आता है। वेरिएशन नहीं आता है लेकिन फिर भी इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज, पहला एडवांटेज है क्विक प्रोपेगेशन, मींस कि इस तरह से जो हम बनाते हैं ना नया जनरेशन, वो थोड़ा जल्दी बन जाता है। देन है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, मींस की जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहता है, जिससे कि जो हमने क्वालिटी प्लांट्स है उस सेम को हम फिर से क्वालिटी प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम क्वालिटी बना देगी। एंड एक है हमारा जो भी प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो बिना सीड के भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मदद से नया प्लांट बना सकते हैं। एग्जाम्पल में बनाना में ये चीज हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारा ये था हमारा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स के केस में भी होता है। सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि यार प्लांट्स कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते होंगे, पर करते हैं, ठीक है। किस तरह से करते हैं कि प्लांट के पास भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको कि बोलते हैं फूल, फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर में अगर ध्यान से देखोगे तो फ्लावर में यार मेल फीमेल पार्ट आपका दोनों रहता है, ठीक है। मेल फीमेल पार्ट में अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका ये वाला पार्ट है, ये है मेल पार्ट एंड जो बीच का पार्ट है ना, ये है फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में भी दो पार्ट्स रहते हैं कि ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंथर एंड जो ये ग्रीन कलर का पार्ट है बोलते हैं फिलामेंट। फीमेल पार्ट की बात करोगे तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम स्टिग्मा, देन इसको बोलते हैं स्टाइल, देन नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर बहुत सारे होते हैं ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर क्या बनते हैं हमारे एग। और जो हमारा ये है एंथर, एंथर के अंदर बहुत सारे क्या बनते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स होता है आपका मेल गैमीट एंड जो एग होता है वो होता है फीमेल गैमीट। अब जैसे ही गैमीट फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मींस कि दोनों आपस में एक साथ आएंगे, एक साथ होने आने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जैसे मिक्स हो जाएंगे, सीड बनेगा, सीड के बाद फ्रूट बनेगा, फिर फ्रूट के बाद सीड निकल के आ जाएगा एंड वो नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। फूल की बात करोगे दो तरह के फूल होते हैं आपका यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मींस क्या कि ऐसे फूल जिसका कि मेल फूल अलग होगा, फीमेल फूल अलग होगा, ठीक है। एक ही फूल में दोनों चीज नहीं रहेगा, उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल है इसमें पपाया एंड वाटरमेलन का, एनसीईआरटी एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। देन है हमारा बाइसेक्सुअल फूल। बाइसेक्सुअल मींस क्या कि एक ही फूल में मेल फीमेल पार्ट दोनों रहेगा। एग्जांपल है इसका हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, ये इमेजेस देख सकते हो आप, ठीक है। अब बात करें दोनों गैमेट्स बन गए, अब इसको इन दोनों गैमेट्स को आपस में मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए मेल गैमेट को उठा के फीमेल गैमेट तक पहुंचाना पड़ेगा। पहुंचाने का काम कौन करता है, इस तरह के पोलिनेटिंग एजेंट। एग्जांपल में आपको मधुमक्खियां हो गई, तितलियां हो गई, ये सारी चीजें काम करती हैं, ठीक है। यार फूल में जो आपका ये दिखता है ना चमकता हुआ जो अट्रैक्ट करता है हमें कलरफुल, ये उसको बोलते हैं सेपल्स, सॉरी इसको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है।
और ये जो ग्रीन कलर का सॉलिड नीचे रहता है जो आपका प्रोवाइड करता है क्या एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहाँ पे पूरा अटका रहता है, इसको हम बोलते हैं क्या सेपल्स। ठीक है, सेपल पेटल्स हो गया। इसके बाद देखो ध्यान से, अब देखो अगर सेम फूल पे ही सेम फूल का आपका पॉलिनेशन ग्रेन्स उठ के सेम फूल के स्टिग्मा पे चला गया, ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। और जब किसी दूसरे फूल का पॉलिनेशन ग्रेन्स उठ के दूसरे फूल पे आपका गया, दूसरे फूल के कहाँ पे गया, दूसरे फूल का पॉलिनेशन ग्रेन्स उठ के दूसरे फूल के स्टिग्मा पे गया, तो ये होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, मींस कि दो फूल के आप बीच में क्रॉस हो रहा है। ठीक है, जब ये आपका पॉलिनेशन हो जाएगा, जब पॉलिनेशन ग्रेन्स पहुंच जाएगा कहाँ पे, स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि आपका पॉलिन ट्यूब बनना स्टार्ट होता है। पॉलिन ट्यूब पहुंचता है आपके कहाँ पे, ओवरी में। उस पॉलिन ट्यूब के थ्रू आपका जो पॉलिन ग्रेन्स है वो पहुंच जाता है ओवरी में, एंड ओवरी में एग और पॉलिन ग्रेन्स का आपस में होता है फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो आपका जाइगोट बना, जाइगोट मतलब कि दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बने हैं, जाइगोट हमारा बन जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, जो ओव्यूल था ना जहां से एग बना था, वो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और जो सबसे ऊपर की लेयर थी ना, जो अपनी पूरी ओवरी थी, वो पूरी ओवरी बन जाएगी फ्रूट्स में। उसके बाद जो भी सेपल पेटल्स बचे हैं वो टूट के नीचे गिर जाएंगे। देन जो आपका सीड बना है, सीड, उस सीड को ध्यान से देखोगे तो सीड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है कि उसके पास कोटिलेडन होते हैं, प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है। प्लूम्यूल जो होता है वो फ्यूचर रूट तैयार करता है, जो आपका रेडिकल होता है वो फ्यूचर सूट तैयार करता है, एंड देन जो ये आपके कोटिलेडन्स है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग प्लांट्स को। ठीक है, जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसको एम्ब्रियो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं यार, ये प्लांट्स का केस था सिंपल, बहुत ही इजी था। इसके बाद देख लेते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी सेम सा है, पूरा प्रोसेस सेम है जैसा प्लांट्स केस में होता है, बस इसमें ये है कि आपका दो बॉडी रहेगा, मेल फीमेल बॉडी रहेगा। ठीक है, सारे प्रोसेस सेम है, देखो ध्यान से, गैमीट फॉर्म होंगे, देन फर्टिलाइजेशन होगा दोनों गैमीट्स का, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बाद एम्ब्रियो बनेगा, देन फीटल डेवलपमेंट होगा, देन बच्चा जब थोड़ा सही से ग्रो कर जाएगा तो वो पेट से निकल के बर्थ हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम टीनेज में आते हैं, यानी कि 13 के बाद 19 के बीच में जो टीनेज रहता है हमारा, उस एज में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एग्जांपल में लड़कों का वॉइस डीपन होना, स्पर्म्स रिलीज होना, फेशियल हेयर्स आना, लड़कियों में पीरियड स्टार्ट होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एंड हिप्स का वाइडन होना, देन जेनिटल एरिया में प्यूबिक हेयर्स आना, ये सारा चीज होता है। ठीक है, साथ में क्या होता है, बहुत से मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, फैमिली के साथ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, सब कुछ बुरा बुरा लगने लगता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ये सारा किस वजह से होता है, मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन की वजह से, फीमेल के केस में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से। किसी किसी इंसान में ये चीज, किसी किसी बच्चे में ये डिले देखने को मिलता है, लेट देखने को मिलता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में लेट होता है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टार्ट करते हैं यार मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है ध्यान से देखोगे तो ये आपने यूरिनरी ब्लैडर पढ़ लिया होगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। यहाँ से जो एक पाइप निकल के आती है इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर आता है। ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ लिया होगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। इसमें नया क्या है, देखो नया है, आपको जानने को मिलेगा टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के बाद टेस्टिस से जो देखो, टेस्टिस जो होता है ना, टेस्टिस आपका बनाता है स्पर्म, स्पर्म यानी कि मेल गैमीट, स्पर्म यहाँ से बनेगा, एंड देन जिस पाइप से वो होता हुआ कहाँ पे आएगा, यूरिथ्रा में आएगा ना, उस पाइप को हम बोलते हैं वॉस डिफरेंस। ठीक है, जब वो वॉस डिफरेंस से होता हुआ यूरिथ्रा में आता है, तो यूरिथ्रा में आते ही दो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये दोनों ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपने सिक्रेशन निकालते हैं, एंड वो हमारे स्पर्म्स में मिक्स हो जाता है। स्पर्म्स में वो सिक्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि सिक्रेशन क्या देता है, नरिशमेंट देता है स्पर्म्स को। ठीक है, स्पर्म को मूवमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। देन इसी सेम पाइप के थ्रू होता हुआ हमारा स्पर्म बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत। टेस्टिस जो रहता है, टेस्टिस किस लेयर से कवर रहता है, उस लेयर को हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम एक ऐसी लेयर है जो कि टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है, बाहर के चेंजिंग एनवायरनमेंट के, बाहर में चेंजिंग टेम्परेचर के हिसाब से। इसमें हो गया सारा ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेम है मेल की तरह ही है, लेकिन जैसा कि हमने यहाँ देखा मेल के केस में ये पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो बॉडी के आउटसाइड रहता है, फीमेल के केस में ये पूरा इनसाइड रहता है। ठीक है, स्टार्ट होता है हमारा वजाइना से। वजाइना के बाद देखो ध्यान से, जो आपका जैसे टेस्टिस है मेल के केस में, ऐसे फीमेल के केस में क्या है, ये ओवरी। ओवरी क्या निकालेगी, हमारा एग रिलीज करेगी। ठीक है, मतलब कि फीमेल गैमीट ये एग रिलीज करेगी, और ये एग फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए कहाँ पे आएगा, यूट्रस में आएगा। यूट्रस होता है मदर बॉम्ब। और ध्यान से देखो, फैलोपियन ट्यूब फीमेल मेल के केस में फैलोपियन ट्यूब है, फीमेल के केस में, एंड मेल के केस में क्या है हमारा, वॉस डिफरेंस। ये पाइप याद रखना यार, नसबंदी इन्हीं पाइप का किया जाता है। ठीक है, लास्ट में देखेंगे। तो होगा क्या, देखो ध्यान से, जैसे ही एग बना, एग हमारा फिर फैलोपियन ट्यूब के होते हुए यूट्रस में आएगा। ठीक है, और जो स्पर्म है वो फीमेल के बॉडी में जाएगा, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू जाएगा। ठीक है, बीच में ये सर्विक्स जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि मेल फीमेल जब आपस में क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, उस दौरान क्या होता है कि मेल बॉडी जो होता है वो फीमेल बॉडी में अपना स्पर्म इंजेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जब दोनों, और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं मेल की बॉडी से एक टाइम पे, एंड फीमेल की बॉडी से सिर्फ एक एग रिलीज होता है। जब ये दोनों रिलीज हो जाते हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज।
तो इस मिलियंस में से कोई एक स्पर्म होता है जो कि ज्यादा मतलब कि कह सकते हैं ज्यादा उसमें पावर रहता है, वो जाके फ्यूज करता है एग को, देन फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन आपका होता कहाँ पे, ध्यान से देखो, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, देखो यहाँ से एग रिलीज हुआ और यहाँ से आपका वजाइना के थ्रू क्या आया, स्पर्म्स। तो स्पर्म आके इसको एग के साथ यहीं पे फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद उसके बाद जो आपका एग जो फ्यूज हो गया, फर्टिलाइज्ड एग जो है, वो फिर आते आते कहाँ पे आता है, हमारे मदर वॉर्म में। मदर वॉर्म को क्या नाम दे रखा है एनसीईआरटी ने, यूट्रस। ठीक है, तो होता क्या है कि यार जब ये चीज प्रोसेस होने वाला होता है ना, इस प्रोसेस से होने से पहले ही लड़कियों में, ठीक है, क्या होता है फीमेल के केस में, यूट्रस की लाइनिंग पे म्यूकस और ब्लड का लेयर आना स्टार्ट हो जाता है, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, वो इम्प्लांट होके नया जो आपका चाइल्ड है उसको ग्रो कर पाए। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो गया फेलोपियन ट्यूब में, इसके बाद ग्रो करते करते आ गया आपका कहाँ पे, यूट्रस में। यूट्रस पहले से खुद को तैयार कर चुका है एकदम प्रॉपर सारी चीजें। यूट्रस पे जैसे ही आएगा तो यूट्रस की वॉल पे इस तरह से अटैच हो जाएगा, इस तरह से अटैच हो जाएगा। इस अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, मींस की इम्प्लांट होना। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा, उसके बाद इम्प्लांटेशन के कुछ दिनों बाद क्या होगा कि यूट्रस के साथ एक लेयर बनेगा, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा लेयर जो होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें होती है। इस प्लेसेंटा के थ्रू ही फीमेल बॉडी है उसकी नरिशमेंट जो होता है वो बच्चे तक पहुंच पाता है, और बच्चे का जो वेस्ट है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर बॉडी में आके फिर मदर बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, और ये जो आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से कोई भी चीज आपके चाइल्ड तक किसके थ्रू पहुंचता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। उस पाइप को हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। कोई दिक्कत, ग्रोइंग चाइल्ड को हम फीटस बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सर्विक्स है जो मिड पार्ट था आपका, एंड ये बच्चा जब पैदा होता है कब, 9 महीने बाद ये मैच्योर होकर बच्चा हमारा पैदा हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, जैसे कि जब मेल फीमेल आपस में इंटरकोर्स करेंगे, ठीक है, एंड स्पर्म और एग के साथ फर्टिलाइज होगा, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, तब तो इस तरह का इम्प्लांटेशन होगा एंड सारी चीजें प्रॉपर होगी, नया बेबी डेवलप होगा। लेकिन मान लो कि ये चीज नहीं होता है, ठीक है, तो होगा क्या कि फीमेल के केस में यार आपने सुना होगा मेंस्ट्रुएशन, है ना, एकदम सिरदर्द, लड़कियों का सिरदर्द होता है, ये पीरियड्स, है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि देखो जो आपकी यूट्रस की लेयर है ना, यूट्रस की लाइनिंग खुद को हर मंथ में खुद को रिपेयर करती है, खुद में ब्लड वेसल्स और म्यूकस की लेयर लाती है। क्यों लाती है, क्योंकि नया बच्चा इंप्लांट होना होता है। ठीक है, मींस कि हर महीने जो आपकी गर्ल्स होती है वो एग रिलीज करती है, एग रिलीज के साथ ही यूट्रस की लाइनिंग बनती है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये जो लाइनिंग है यूट्रस की, ये किसी काम का रहता नहीं है, क्योंकि इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। तो ये लाइनिंग क्या होती है, वजाइना के थ्रू बाहर आने लगती है एज अ ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, 2 से 3 दिन या 4-5 दिन तक डिपेंड करता है बॉडी पे, तो ये वजाइना के थ्रू बाहर आता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, या फिर पीरियड्स बोल लो। और ये जो ब्लड बाहर निकलता है इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोल देते हैं। क्यों निकलता है, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। और यार ये लड़कियों में हर महीने होता है, ठीक है, तो ये ठीक है। उसके बाद देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एनसीईआरटी आपको ये बताना चाहता है कि यार सारी चीजें हमने पढ़ ली ना, अब थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। काम की बात ये है कि ये जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा, बच्चा नया नया बेबी फॉर्म करने का सारा चीज, ये जो है यार, ये इसकी एज ये बिल्कुल सही नहीं है। इसकी एज तब होती है कि जब हम फिजिकल मैच्योर होने के साथ साथ इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, सोशली मैच्योर हो जाते हैं ना, एंड हमारा माइंड का लेवल एक ऐसा, मतलब हम पूरा मैच्योर जब हो जाते हैं ना, तब हमें ये सारी चीजों में जाना होता है। इस केस में हमें अवॉइड करना होता है ये सारी चीजें। अगर हम इस टाइम पे इन सब चीजों में फंस जाते हैं तो देखो बहुत सारी हमें दिक्कतें देखने को मिलती है। एक दिक्कत है जिसमें से अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, ऐसे बहुत से मतलब स्कूल जाते हुए जो बच्चे होते हैं ना यार, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कई केसेस में होता है। जिस चीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के ऐड भी करती है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शादी का बंधन कभी नहीं, 18 से पहले कभी नहीं। तो इस तरह के एड्स गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, तो ये जो यार अनवांटेड प्रेगनेंसी होता है, अनवांटेड मतलब कि जो हमने चाहा नहीं, प्रेगनेंसी हमने चाही नहीं है, ये अनवांटेड हो गया है। ठीक है, इससे बहुत सारी दिक्कत है, मल्टीपल दिक्कत है। लड़कियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत ये है कि अर्ली मैरिज करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सब खराब हो जाता है। ठीक है, और अगर अगर मान लो कि मैरिज नहीं हुआ तो जो अनमैरिज गर्ल रहती है ना, जो कि इस तरह से प्रेग्नेंट हो जाती है, वो एक तरह से क्या बन जाती है यार, सोसाइटी पे बोझ बन जाती है ना। इस तरह से लोग देखने लगते हैं नेगेटिव तरह से। तो ये चीज होता है। उसके बाद एबॉर्शन कराना पड़ता है, और एबॉर्शन अगर सही से नहीं हुआ तो कई केसेस में बहुत सी बीमारियां हो जाती है, और या फिर लड़की क्या कर लेती है, सुसाइड वगैरह कर लेती है। तो ये चीज है, इसलिए एनसीईआरटी आपको कह रहा है कि इसका करेक्ट एज एक टाइम आने के बाद होता है। ठीक है, तो फिजिकल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि यार है ना इन सब चीजों में इंडल्ज हो जाएगा हम। उसके बाद देखो एक और दिक्कत है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का। मतलब कैसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि इंटरकोर्स के दौरान एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकती है, फैल सकती है। ठीक है, उन बीमारी में से सबसे फेमस जो आपका डिसीज है वो है आपका एड्स। एड्स है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
मीन्स की ऐसी बीमारी जो कि हमारे इम्यून सिस्टम की ऐसी तैसी कर देती है। इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो कि बाहर के पैथोजन से लड़ता है। तो ये जो एड्स होता है वो किस वायरस की वजह से होता है? उस वायरस का नाम है हमारा HIV वायरस, मतलब कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और ये खाली इंटरकोर्स के दौरान ही नहीं होता है, ये होता है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से। मान लो कि आपका नाई है, नाई ने किसी पेशेंट के बाल काटे, है ना, उसी सेम ब्लेड से आपके बाल भी काट दिए, तो अगर आपके वो ब्लड मिक्स हो गया आपस में तो ये STD फैल सकती है आपको, ठीक है। या फिर आप सिरिंज वगैरह लगा रहे हो, तो सिरिंज अगर सेम सिरिंज आपने 2 इंजेक्ट मतलब बेकार बॉडी में भी यूज हुआ और वो आपकी सेम बॉडी में भी यूज हो गया, तो वो आपको फैल सकता है STD। प्रेग्नेंट अगर फीमेल है तो वो बच्चे तक जा सकता है, इस तरह की बीमारियां, ठीक है। इस बीमारी में सबसे इंपॉर्टेंट है एड्स। एड्स के साथ और भी कुछ हमारे इस तरह के हैं, जैसे बैक्टीरिया की, अगर बैक्टीरियल के हिसाब से बात करें तो STD के एग्जांपल है गोनोरिया एंड सिफिलिस। एंड अगर वायरल वायरस के हिसाब से बात करें तो 2 है हमारा, एक है वॉर्ड्स, एक है एड्स। कोई दिक्कत, है NCERT के एग्जांपल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना है, ठीक है। देन है हमारा एक और दिक्कत है फैमिली नहीं यार, पॉपुलेशन जो इतनी ग्रो कर रही है ना इंडिया में, जिसकी जरूरत नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि यार हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारे देश में ज्यादातर पॉपुलेशन ऐसी है, ठीक है, मींस की खुद के खाने का ठिकाना नहीं रहता है और 10 बच्चे पैदा कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है, इस चीज को भी हमें बचाना है। इसके लिए सरकार फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत से स्टेप्स निकालती है ना। इस तरह के ऐड आपने देखेंगे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, या फिर देखो क्या लिखा हुआ है, अगला बच्चा कभी नहीं, 3 के बाद अगला बच्चा अभी नहीं, 3 के बाद कभी नहीं, इस तरह की चीजें हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो फैमिली प्लान करना बहुत जरूरी है, जैसा हमारे इंडिया का हाल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारी जो करंट सरकार है यार, वो देखो इसको बहुत अच्छे से फॉलो भी करती है ना, हम दो हमारे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो हमने दिक्कतें देखी ना, कौन कौन सी दिक्कत देखी, एक कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि समझ रहे हो यार, ऐसी इतनी सारी परेशानियां हैं, क्यों ही इतने बच्चे पैदा करना है ना, एक सफिशिएंट है यार। एक हमारा STD है, देन हमारा अनवांटेड प्रेगनेंसी है। इन सब चीजों से बचने के लिए भी NCERT ने हमें कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। स्टेप्स में कुछ मेथड्स बता रखे हैं, जिन मेथड्स को हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स भी 3 तरह के होते हैं, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, देन सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड में क्या करते हैं हम कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। बैरियर क्रिएट हम करते हैं किसकी मदद से? कॉन्डम्स की मदद से, ठीक है। तो कॉन्डम हमारा एक लेयर रहता है, ठीक है, जो कि हम रिप्रोडक्टिव पार्ट पे लगा लेते हैं, मेल फीमेल कॉन्डम दोनों आता है। इससे होता क्या है कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच ही नहीं पाता, तो प्रेगनेंसी के चांसेस होते ही नहीं है, ठीक है। एक है हमारा, अगर मान लो गलती से प्रेग्नेंट हो जाता है कोई इंसान, तो इस तरह के केमिकल्स खा के, इस तरह के मेडिसिन आइटम्स खा के रिकवर हो सकता है वो। एक है सर्जिकल मेथड की, मींस मान लो आपकी शादी हो गई है ना, 1 बच्चा 2 बच्चा हो गया एंड आप खुश हो गए यार इसके बाद हमें नहीं करना है, तो आपने सुना होगा कि फीमेल्स क्या करती है, ऑपरेशन वगैरह कराती है, सुन रखा होगा आपने। तो ऑपरेशन में क्या होता है, नसबंदी होता है। नसबंदी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेल का जो आपका वॉस डिफरेंस होता है एंड फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब होता है, जिसके थ्रू स्पर्म आएगा एंड इसके थ्रू एग आएगा, तो इस पाइप को ही हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इस पाइप को जैसे ब्लॉक करेंगे तो स्पर्म और एग आ ही नहीं पाएगा, तो जब आपके गैमीट्स ही नहीं पहुंच पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, उसको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स बोल देते हैं। देखो मेल कॉन्डम है, फीमेल कॉन्डम है, ये स्पर्मिसाइड मींस की ऐसी मेडिसिन हो गई। उसके बाद ये और भी डायफ्राम्स होते हैं, सर्विकल कैप्स होते हैं, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, NCERT में जो मैंने पहले बताया वो इंपॉर्टेंट है। स्टराइजेशन मतलब की नसबंदी हो गई। देन नेचुरल फैमिली प्लानिंग भी हो सकता है, एक होता है ना कैलेंडर मेथड की, लड़कियां जब पीरियड्स पे होती है तो चांसेस ज्यादा होते हैं प्रेग्नेंट होने के, तो उस टाइम पे हमें अवॉइड करना है, ठीक है। नेचुरल मेथड हो गया। देन नेचुरल मेथड में एक विड्रॉल मेथड आता है कि जब स्पर्म रिलीज करने वाला होता है तो हम विड्रॉ कर लेते हैं वजाइना से, जिससे क्या होता है कि स्पर्म नहीं पहुंच पाता है फेलोपियन ट्यूब तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार ये नसबंदी पे भी गवर्नमेंट इस तरह के एड्स चलाती है ताकि यार पॉपुलेशन पे कंट्रोल रहे, फैमिली प्लानिंग रहे, पॉपुलेशन कंट्रोल रहे। ये आप बिहार का एड है, देख रहे हो, बिहार के एड में क्या लिखा गया है कि परिवार संकलन कार्यक्रम, परिवार नियोजन के अनेक उपाय जो मन भाए वो अपनाए, ठीक है। एग्जाम्पल में है कि महिला का भी आप नसबंदी करा सकते हो, पुरुष की भी नसबंदी करा सकते हो। ये एड्स चलाए जाते हैं जाकि ताकि हम अपने इंडिया का पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाए, ठीक है। चाइना ने आपको याद होगा एक टाइम पे 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था, फिर देन 2 चाइल्ड पॉलिसी, अब शायद से 3 चाइल्ड पॉलिसी। तो फाइनली ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। इस चैप्टर में हमने सारी चीजें कवर करी है जो भी NCERT में है एंड बोर्ड के सिलेबस में है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आना है आपको। अब बात ये आती है कि जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, ये PPT हो गया यार, ये हम याद कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने तो आपको विजुअल्स के थ्रू समझा दिया इस चैप्टर को, तो याद करने के लिए मैंने यार आप सभी के लिए हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं जो कि इस चैनल पर अपलोड भी कर रखा है। एंड इस तरह के देखो वो हैंड रिटन किस तरह के हैं आपके, इस चैप्टर को समझने के लिए ना, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप
जो मैंने पढ़ाया आपको एग्जैक्ट वही चीजें इस पे लिखी हुई है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये जो नोट्स है, इस नोट्स में यार आपको कंप्लीट क्या बोलते हैं उसको, जो भी आपका सिलेबस है ना, जो भी आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 10-15 साल में, सभी क्वेश्चंस को मैंने इस नोट्स में इंक्लूड कर रखा है। तो ये हो गया हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का नोट्स। इस नोट्स में आपको जो भी मैंने आपको बताया ना, जो भी कैसे याद करना है, जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बनते हैं इस चैप्टर से, वो सारा इस नोट्स में आपको कवर है, ठीक है। जैसे अमीबा का ये बहुत फेमस है, अमीबा में फिजन किस तरह से होता है, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन कैसे होता है। तो देखो ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सारी बातें मैंने एक वीडियो में बता रखी है, जो कि मैंने इस चैप्टर अपलोड की थी। ये वीडियो कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी 1 महीने में कंप्लीट सिलेबस कैसे कवर करेंगे, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बता रखा है कि पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा, ये पीडीएफ कहाँ से कैसे मिलेगा, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। और यार गिव अवे में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत दिल से थैंक यू, ठीक है। मींस के यार चैनल पे हमने 2 साल बाद स्टार्ट किया एंड इस तरह का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छी बात है, थैंक यू यार। इसके बाद नेक्स्ट इस चैप्टर का मैं जो आपका पीवाईक्यू स्टैंडर्ड एनालिसिस है, एचपीक्यू सीरीज, वो आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। ये चाहे लेक्चर देख के वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इस चैप्टर से बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एवरीवन, लव यू।